नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुनील कुमार सुनील एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास के संदर्भ में उनकी क्या परिभाषाएं थीं। आज का हमारा मुख्य विषय है हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन की पद्धतियाँ। तो आइए हम उन पद्धतियों के बारे में समझते हैं, उन पद्धतियों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के विकास में प्रमुख संस्थाओं का क्या योगदान रहा है। सबसे पहले आता है फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना की जाती है 1800 ईस्वी में। इसके संस्थापक के रूप में आते हैं लॉर्ड वेलेजली जी। प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं जॉन गिलक्रास्ट जी। इसका उद्देश्य क्या रखा जाता है प्यारे साथियों? कंपनी के नौकरशाहों को भारतीय भाषा क्या करना, सिखाना। कंपनी के नौकरशाहों को क्या करना, भारतीय भाषा सिखाना। अर्थात जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनको क्या किया जाए, भारतीय भाषा सिखाया जाए। इसके लिए जॉन गिलक्रास्ट महोदय भाषा मुंशी पद पर लल्लू लाल जी को और भाषा कार्यपत्रक के रूप में सदल मिश्र जी को नियुक्त करते हैं। लल्लू लाल जी प्रेम सागर की रचना करते हैं और सदल मिश्र जी नासिकेतोपाख्यान की। तो यह रहा फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में की जाती है। अब है इंडियन प्रेस। इसकी स्थापना होती है 1884 ईस्वी में। कहाँ होती है प्यारे साथियों? इलाहाबाद में होती है। इसके संस्थापक कौन? चिंतामणि घोष जी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या? पुस्तकों का क्या किया जाएगा, प्रकाशन करवाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य रखा जाता है कि पुस्तकों का क्या किया जाएगा, प्रकाशन करवाया जाएगा। और यहीं से सरस्वती पत्रिका का प्रथम जो अंक है यहीं से प्रकाशित होता है प्यारे साथियों। सरस्वती जो पत्रिका है उसका प्रथम अंक इंडियन प्रेस से ही प्रकाशित होता है। अब है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। देखिए प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की निम्नलिखित पद्धतियां हैं। मैं आपके सामने कुछ मुख्य पद्धतियों को लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति और क्या, आलोचनात्मक पद्धति। देखिए, वर्णानुक्रम पद्धति में आते हैं गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर जी। शिव सिंह सेंगर जी आते हैं। गारसा दत्तासी लिखते हैं क्या, इस्तवार दला लिटरेचर इंदोये हिंदुस्तानी। और शिव सिंह सेंगर जी लिखते हैं शिव सिंह सरोज। ठीक है, यह अपना इतिहास ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में लिखते हैं। अब देखिए कालानुक्रम पद्धति, इसमें आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। जॉर्ज ग्रियर्सन जी लिखते हैं क्या, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और मिश्र बंधु जी क्या लिखते हैं? मिश्र बंधुओं में 3 भाई थे, हम आगे चलकर इनको पढ़ेंगे। ठीक है ना, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और क्या, गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है ना, हम तीनों भाइयों के बारे में पढ़ेंगे। ये रचना करते हैं मिश्र बंधु विनोद का। किस पद्धति में? कालानुक्रम पद्धति में। अब वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति में आते हैं कौन? गणपत चंद्र गुप्त जी। यह लिखते हैं क्या, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। विधेयवादी पद्धति में आते हैं तेन महोदय जी और रामचंद्र शुक्ल जी। इनका जो इतिहास ग्रंथ है वह विधेयवादी पद्धति में लिखा जाता है। समाजशास्त्री पद्धति में आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और आलोचनात्मक पद्धति में आते हैं राम कुमार वर्मा जी। आइए हम इन पद्धतियों को बारी बारी से एक क्रम से पढ़ें। देखिए, सबसे पहले है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में क्या बताया गया है प्यारे साथियों, आइए समझते हैं। एक ऐसा पद्धति है जिसमें रचनाओं का जो परिचय है वह वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनके अनुसार दिया जाता है। अगर उनके अनुसार दिया जाता है तो उसी को हम कहेंगे वर्णानुक्रम पद्धति है। जो वर्णमाला है प्यारे साथियों, उसका जो वर्ण होता है उसके अनुसार दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जिनकी रचना या जो लेखक हैं, अगर वर्णमाला में उनका स्थान जो है बाद में आता है तो बाद में रखे जाएंगे, पहले आता है तो पहले रखा जाएगा, चाहे उनकी रचना कब की हो। काल से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? नाम से मतलब है, वर्ड से मतलब है। वर्ड पहले आ गया तो पहले रख दिए जाएंगे। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं हम समझते हैं। यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है, अर्थात जो मनोविज्ञान के सिद्धांतों के क्या हो, प्रतिकूल हो। यह अवैज्ञानिक है, अर्थात जो वैज्ञानिक न हो। यह एक तरह से शब्दकोशीय पद्धति है, इसलिए इसको इतिहास ग्रंथ न मानकर क्या माना गया, शब्दकोश माना गया। यह इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धतियों में से एक पद्धति मानी जाती है। सबसे प्राचीन पद्धति क्या मानी जाती है?
वर्णानुक्रम पद्धति मानी जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में गारसा दत्तासी और शिव सिंह सिंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। चलिए आगे देखते हैं। अब है कालानुक्रम पद्धति। यह एक ऐसा पद्धति है जिसमें रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय काल के अनुक्रम से दिया जाता है, उसे कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। इसमें अब रचनाकार और उनकी रचनाओं का जो परिचय होगा वो किसके अनुसार दिया जाएगा प्यारे साथियों? काल के अनुसार दिया जाएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्या? कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। इसको एक और पद्धति के नाम से जाना जाता है, परंपरागत पद्धति के नाम से जाना जाता है। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम साहब जी करते हैं। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कालानुक्रम पद्धति की विशेषताएं: यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है, यह अवैज्ञानिक पद्धति है, यह इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय पद्धति रही है। सबसे लोकप्रिय पद्धतियों में से कौन पद्धति निकल कर आता है? कालानुक्रम पद्धति आता है, जिसकी शुरुआत जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी करते हैं। अब है वैज्ञानिक पद्धति। देखिए, वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसा पद्धति है जिसमें इतिहासकार तटस्थ रहकर तथ्यों को प्रस्तुत करता है, उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति से रचनाओं एवं रचनाकारों का विश्लेषण वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। जो रचनाकार होंगे और उनकी जो रचनाएं होंगी, उनके रचनाओं का और रचनाकारों का जो विश्लेषण किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा? वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं क्या? वैज्ञानिक पद्धति। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले गणपति चंद्र गुप्त जी करते हैं। इस पद्धति पर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। देखिए, इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले गणपति चंद्र गुप्त जी करते हैं। वह अपना इतिहास ग्रंथ लिखते हैं क्या? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब है विधेयवादी पद्धति। अब समझते हैं विधेयवादी पद्धति क्या है। इस पद्धति में रचना एवं रचनाकारों का विश्लेषण कार्य कारण पद्धति पर होता है। इस पद्धति में जाति क्षण तथा वातावरण विशेष को ध्यान में रखते हुए साहित्य का इतिहास लिखा जाता है। इस पद्धति के प्रवर्तक तेन महोदय जी हैं और इसी परंपरा में आगे चलकर रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। इस पद्धति को सर्वश्रेष्ठ पद्धति माना जाता है। इस पद्धति को सर्वश्रेष्ठ पद्धति माना जाता है। इसे नवीन और विकसित पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इस नवीन और विकसित पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें विश्व में तेन महोदय जी आते हैं और भारत में पहली बार लेकर आते हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब प्यारे साथियों, है विधेयवादी पद्धति की विशेषताएं। अब विधेयवादी पद्धति की विशेषताओं को हम समझते हैं। देखिए, यह इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ एवं नवीनतम पद्धति है। यह इतिहास लेखन की सबसे सर्वश्रेष्ठ और नवीनतम पद्धतियों में से माना जाता है। इस पद्धति में रचनाकार एवं रचना की प्रवृत्तियों का गहन बड़ी ही गहराई से विश्लेषण किया जाता है। बड़े ही जो है बारीकी से जो है क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। इस पद्धति में रचनाकार की प्रतिभा, उसके युग को भी महत्व दिया जाता है कि जो रचनाकार है उसकी प्रतिभा और उसके युग को, जिस युग में उसने जो है अपनी रचनाओं को रखा, उसको भी महत्व दिया जाता है। काल विभाजन करते समय युग एवं प्रवृत्ति दोनों को महत्व देते हुए दोहरा नामकरण किया जाता है। और दोहरा नामकरण में आप जानते हैं प्यारे साथियों कौन आते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं, जो काल विभाजन को दोहरा नामकरण के रूप में लेकर आते हैं। विशेषताएं क्या हैं? विशेष तथ्य क्या है? हिंदी में सबसे पहले प्रयोग मिश्र बंधु जी करते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले प्रयोग कौन करते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी करते हैं। ठीक है ना? यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो महत्वपूर्ण सभी पद्धतियां हैं, लेकिन उनमें से हम इसको कह सकते हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण है समाजशास्त्री पद्धति। देखिए, समाजशास्त्री पद्धति वह पद्धति है जिसमें हर इतिहासकार किसी रचना एवं रचना का
मूल्यांकन इस दृष्टि से करता है कि रचनाकार ने समाज से क्या क्या ग्रहण किया और समाज पर क्या क्या प्रभाव डाला। इस पद्धति में, किसमें, समाजशास्त्री पद्धति में यह देखा जाता है कि इतिहासकार किसी रचनाकार एवं रचना का मूल्यांकन किस दृष्टि से करता है। क्या वह समाज से किन तथ्यों को जो है लेता है और उन तथ्यों पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब कि वह पद्धति जिसमें हर इतिहासकार किसी रचनाकार एवं रचना का मूल्यांकन इसी दृष्टि से करता है कि वह तथ्यों को कहाँ से उठाएगा, समाज से उठाएगा, और वह क्या करेगा, जब अपनी रचना करेगा तो देखा जाएगा कि उसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ रहा है। उसे समाजशास्त्री पद्धति कहते हैं और इस पद्धति में आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अपने इतिहास संबंधी रचनाओं में इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस पद्धति में कौन आते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और समाजशास्त्री पद्धति में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने रचनाओं को लेकर आते हैं। अब है आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति वह पद्धति है जिसमें किसी रचनाकार एवं रचना का परिचय देते हुए उनका साहित्य शास्त्र व काव्य शास्त्र की मान्यताओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। अब इनका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा? साहित्य शास्त्र और काव्य शास्त्र की मान्यताओं के आधार पर। उसी को हम क्या कहेंगे? आलोचनात्मक पद्धति कहेंगे। रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस पद्धति का प्रयोग किया हुआ है। प्यारे साथियों, जो रचनाएं होंगी, जो रचनाकार होंगे, उनका जो साहित्य शास्त्र होगा और काव्य शास्त्र होगा, किस मान्यताओं के आधार पर वो अपनी रचना किए हैं, उन्हीं का हम क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। तो वह कहलाएगा क्या? आलोचनात्मक पद्धति। निश्चित रूप से जब हम मूल्यांकन करेंगे तो कुछ न कुछ ऐसे तथ्य मिलेंगे जो हम बताएंगे कि ये नहीं करना चाहिए था, इसलिए इसको आलोचनात्मक पद्धति में रख दिया जाता है। इसमें सबसे पहले आते हैं रामकुमार वर्मा जी। ठीक है, अब देखिए, अब अगली कक्षा में हमारा शुरू होगा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हम समझेंगे कि इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई, कहाँ से हुई। ठीक है, क्या प्राचीन साक्ष्यों में रहा, क्या जो है आधुनिक साक्ष्यों में रहा, इनके बारे में हम अगली कक्षा में सीखेंगे, समझेंगे। यदि आपको क्लास समझ में आ रहा है, जो तथ्य पढ़ाए जा रहे हैं समझ में आ रहा है, तो प्यारे साथियों इसे पढ़ें, समझें और क्लास को दूसरे तक भी शेयर करें। और जिन प्यारे साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही।